बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और देखेंगे कि आला अदलिया में होने वाली तब्दीलियाँ और तहरीक इंसाफ के अंदर पाई जाने वाली तकसीम क्या रुख इख्तियार करेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमती चैलेंजेस ख़त्म हो चुके हैं या वक्ती तौर पर ठहराव आया है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह अमरीकी सदारती इंतखाबात अमरीका की सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी पर रेफरेंडम की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। 26वीं आईनी तरमीम के नाफिजुल अमल होने के बाद पाकिस्तान की आला अदलिया का ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। नए चीफ जस्टिस न सिर्फ अपने ओहदे का हलफ उठा चुके हैं, बल्कि हलफ के उठाने के बाद अहम अहकामात भी जारी कर चुके हैं। अहम अहकामात को अगर देखा जाए तो पहले दिन 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास तलब किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा शामिल किया, जिसके बाद कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की मीटिंग तलब करते हुए तमाम अहम मुकदमात की पेशरफ्त रिपोर्ट भी फराहम करने की हिदायत की है। 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया है। तमाम अदालती कमरों में साइलीन की रजामंदी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने की हिदायत जारी की हैं। नए चीफ जस्टिस की तरजीहात वाज़े नजर आ रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 से गुज़श्ता कुछ हफ्तों से जारी तनाव में कमी की कोशिश की गई है, ताकि आला अदलिया के 2 सीनियर मोस्ट जजेस को फैसला साजी में हिस्सा बनाया और साथ लेकर चला जा सके। फुल कोर्ट इजलास तलबी से वाज़े दिखाई दे रहा है कि चीफ जस्टिस तमाम साथी जजों के माबैन एतमाद साजी के लिए कोशां हैं। दीगर अहम फैसलों को देखा जाए तो 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है, जिससे ये अमर भी वाज़े होता है कि चीफ जस्टिस अगले 3 साल के आला अदलिया की फैसला साजी का रुख मुतय्यन करना चाहते हैं। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस को तलब करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि नए चीफ जस्टिस की तरजीहात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालती कार्रवाई और दहशतगर्दी के केसेस खास अहमियत के हामिल होंगे। दूसरी जानिब अगर अहम चैलेंजेस को देखा जाए तो सबसे अहम चैलेंज अपनी अदालत को साथ लेकर चलना होगा। हम ख्याल जजेस या मद्दे मुकाबिल जजेस का तासुर खत्म करना होगा, जिसके लिए चीफ जस्टिस अहम इक़दाम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैदान सियासत में देखा जाए तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अभी तक कंफ्यूजन का शिकार दिखाई दे रही है और पार्टी इस वक्त कई धड़ों में बंट चुकी है। पहला धड़ा वो जिसकी तरफ से चीफ जस्टिस का वेलकम किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी कल की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करके वाजे कर दिया कि निज़ाम को चलने दिया जाए। यही वो धड़ा है जिसका कहना है कि हमें चीफ जस्टिस की मुखालफत करके अपनी मुश्किलात में इजाफा नहीं करना चाहिए। एक दूसरा धड़ा है जिसकी नुमाइंदगी मरकज़ी तर्जुमान शेख वकास अकरम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ की कमेटी ने एहतजाज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ करने का कहा था। देखते हैं पीर को लीगल टीम क्या फैसला करती है। जबकि तीसरा धड़ा वो है जिसकी नुमाइंदगी एडवोकेट शुएब शाहीन कर रहे हैं। उनकी तरफ से वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जमात 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करेगी। उनका कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम अगर कलअदम होती है तो उसके नतीजे में याहिया आफरीदी का नोटिफिकेशन भी ख़त्म हो सकता है। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी बहुत मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि असल क़यादत में शामिल तमाम लोगों को साइड लाइन करके चंद वकीलों और सोशल मीडिया ट्रोल्स का पार्टी पर कब्जा है। ये मर्जी की इत्तलात बानी रहनुमा को देते हैं, मर्जी के फैसले करते हैं। साथ ही फवाद चौधरी के भाई एडवोकेट फैसल चौधरी को भी पीटीआई की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर अपने पैगाम में वाजे किया कि फैसल चौधरी की तरफ से दायर पिटीशन पार्टी का फैसला नहीं। और इन्हीं बयानात पर सोशल मीडिया पर रऊफ हसन और फवाद चौधरी की भी जंग छिड़ गई, जिसमें फवाद चौधरी ने रऊफ हसन को खूब गालियां निकाली। मुख्तसर अल्फाज में आज तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार है। इसी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली और साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान खोसा।
कोसा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि बाकी मामलात पे जो इस वक्त आईनी, कानूनी, अदालती मामलात चल रहे हैं उस पर तो मैं बाद में आती हूँ। आपकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है? अभी हमने इंट्रो में कुछ स्टेटमेंट्स बताए भी, कुछ बयानात जो सोशल मीडिया की लड़ाइयाँ हैं, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को सोशल मीडिया पे गलीज़ गालियाँ निकाल रहा है। ये इतना ज़्यादा रिफ्ट विद इन पार्टी क्यों होता चला जा रहा है? देखिए सादिया, डोंट यू सी इट द अदर वे राउंड कि कितनी वाइब्रेंट और कितनी जानदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, जहां तक ताल्लुक है लीडरशिप का, देयर इज नो क्राइसिस एट ऑल, बिकॉज इमरान खान इज दी ओनली लीडर इन ऑल डिसीजंस। अल्टीमेटली जो हम कोर कमेटी में या हम जो है लीगल कमेटी में या लॉयर्स कमेटी में जितना भी हम डिस्कस करते हैं, वो फाइनल अप्रूवल हम इमरान खान साहब से ही लेते हैं और उन्हीं का लफ्ज जो है वो हर्फ आखिर होता है। सो उसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है। अलबत्ता हर पार्टी में आपको पता है डव्स भी होते हैं और हॉक्स भी होते हैं। कुछ लोगों का ये होता है कि धीमे धीमे से अब हमारे जैसे जो जरा सीनियर और सीजनड और हम जो पुराने लोग हो जाते हैं तो हमारी तबीयत में ठहराव भी आ जाता है और हम कहते हैं कि भाई इसको जो है सोच समझ के जरा फूंक फूंक कर आराम से। और जो हमारा यंग ब्लड है वो माशाल्लाह चाहता है कि नहीं, अभी जो है खान को निकलवाओ और जिस तरह मर्जी करो। You see, this shows the strength of. चलें, आप कहते हैं कि ये वाइब्रेंट जो है ना पार्टी इस वक्त नजर आ रही है, चलें इसको कह लें जमहूरियत है, ये भी डेमोक्रेसी है, सो मेनी वॉइसेस विद इन पार्टी। बट ये ऑब्वियसली मामला शुरू हुआ फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी जो कि लॉयर हैं, उन्होंने एक पिटीशन जमा कराई। सलमान अकरम राजा ने उनको लीगल टीम के पहले सोशल मीडिया के ग्रुप से निकाल दिया, फिर बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट आया कि फैसल चौधरी हमारी लीगल टीम का हिस्सा नहीं है, उनको हटाया गया। फिर उस पर फवाद चौधरी जो हैं वो बरसे रऊफ़ हसन पे भी, बाकी लोगों पे भी गलीज़ गालियाँ निकाली उन्होंने रऊफ़ हसन को। सो पहले तो बताइए, फवाद चौधरी इवन पार्ट ऑफ पीटीआई? देखिए, ये हमारे पास रेफर हुआ था कोर कमेटी में और दो किस्म के हमारे जो थे, जो सभी जो एक वक्त पर उस प्रेशर को बर्दाश्त न कर सके, वो छोटे जिन्होंने छोड़ा था, सभी वापस आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कैटेगरीज दो हैं। एक तो वो है जो सिर्फ प्रेशर की वजह से और जो जुल्म उन पे रवा रखा गया। एक तो ये कैटेगरी है जिसने टीवी पे आकर कहा कि मेरा लाताल्लुकी है, रिटायरमेंट ले लिया, हो रही थी। दूसरी वो है जो शामिल हो गए, वो चाहे वो अलीम खान के साथ शामिल हुए, चाहे वो तरीन के साथ शामिल हुए, चाहे वो खटक साहब के साथ शामिल हुए, उनके लिए तो बिल्कुल देयर इज नो स्कोप एंड नो वे वापसी का। अलबत्ता फवाद चौधरी हैज बिन इन द फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें खान साहब ने रेफर किया हमारी कोर कमेटी को। कोर कमेटी में हमने जब डिस्कशंस की तो हमने कहा फिर ये तो सभी के लिए रास्ता खोलने वाली बात है और वो लोग लॉयलिस्ट जिन्होंने मारें खाई हैं फिर उनके लिए दिल आजारी होगी। तो वी लेफ्ट इट टू के जी इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो ही वो फैसला करेंगे कि इनको जो है वो माफी देकर इनकी जो है माफी कबूल करके इनको वापस लेना है या नहीं। मेजॉरिटी आप कहते हैं पार्टी की हामी नहीं थी कि फवाद चौधरी को वापस लिया जाए पार्टी में? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। दो आरा थी उसमें, जरूर दो राय थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज इट वाज हमारी इंटरनल मीटिंग थी एंड वी लेफ्ट इट अल्टीमेटली कि इमरान खान जो भी बाहर आके फैसला करेंगे। लेकिन फैसल चौधरी को उस वक्त जो है ये लीगल टीम में ले लिया गया था कि ये चूंकि वो काम करना चाहते थे और केसेस में, और वो तो पार्लियामेंटेरियंस भी नहीं थे और वो कहीं टीवी वगैरह पर आए भी नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वो भाई है किसी का, तो इस बिना पर तो आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अब कोसा साहब, हमारे सामने मामलात हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जो डिसीजंस लिए हैं, एक तो सबसे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जिस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, उससे ये तासुर मिल रहा है कि वो बाकी जजेस को भी कहीं कुछ रिजर्वेशंस रखते हैं इस पूरे प्रोसेस पे, या उनके बारे में उनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। एक ऑलिव ब्रांच जो है उन्होंने ऑफर किया है। सो यू थिंक इसका कोई इम्पैक्ट होगा, इससे फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें स्मूथ चल पाएंगी? देखिए जो हमारा असूली मौक़िफ़ था वो तो ये था कि ये फॉर्म 47 की पैदावार जो असेंबली है ये अवाम की तर्जमान नहीं है और इन्हें कोई हक नहीं है
कि ये जो है पार्लिमानी ये अपना कोई आईनी तरमीम करें, क्योंकि आईनी तरमीम एक बहुत ही संजीदा मसला है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का एक मुआहदा है जिसमें कंसेंसस का होना और अवाम को नास की शिराकत का जो है लाजिम है पाकिस्तान के वजूद के लिए भी। जब जब हमने आइन के साथ खिलवाड़ किया या मुल्क टूटा या मुल्क कमजोर हुआ, तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ असूली तो यही था। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमने एंगेजमेंट भी यकीनन रखी और वो 56 नुकात की जो मुस्लिम लीग नून ने दी थी, मौलाना ने बिल्कुल सही कहा कि ये काला नाग जिसके मैंने दांत भी हमने तोड़े और जहर भी निकाल फेंका 22 निकात पर जो लाके जिसपे अल्टीमेटली ये हुआ है उनका कंसेंसस। हमारा तो खैर ये था कि हमने बाइकआउट किया, ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही काबिल एतराज हैं और मैं समझता हूँ कि ये आपने अदलिया को जो है ताबे कर दिया अपने एग्जीक्यूटिव के। ये 3 जो सतून थे रियासत के, एक सतून को आपने बिल्कुल मुनहदिम करके उसको ज़ेर बार कर दिया, एग्जीक्यूटिव के अंडर कर दिया। तो ये रूह को मजरूह करता है बुनियादी तौर पर आइन की। अब आपके सवाल की अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें दबाव दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ना कंसेंसस होगा लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का और ना ही कोई इनका नेमुल बदल सब्स्टिट्यूट आएगा। सो जब तक नेमुल बदल नहीं आता ये कंटिन्यू करेंगे इलेक्शन कमीशन जो है, तो ये तो इनको परपिचुइटी मिल गई, दवाम मिल गया और ये ऑब्वियसली ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को इस वक्त डैमेज किया है और जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, बट खोसा साहब इसमें एक और चीज़ भी अब आप लोगों ने और ख़ास तौर से कल बयान, हालांकि इस पर हैं यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं अभी जी हमने 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने के बारे में भरपूर अंदाज में सोचा नहीं है, आने वाले दिनों में पार्टी डिसाइड करेगी। कुछ लोग अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बट अगर चैलेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू शोएब शाहीन फिर जी जस्टिस याहिया अफरीदी का जो नोटिफिकेशन है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी कल अदम हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मेरिट पर आए हैं, उनको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं, वो निज़ाम के साथ उनके साथ चलना भी चाहते हैं। देखें सादिया, हम हर चूंकि हमने इसे किया है, असूली तौर पर हमने इसका किया है और हमारी लॉयर्स विंग ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि 26 के बाद हम तो जो है शाह साहब को ही अपना चीफ जस्टिस तस्लीम करते हैं, मंसूर अली शाह साहब को तस्लीम करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 175(3) में ये बड़े देखिए हमने बड़ी कुर्बानियां देकर ये मेरिट को, हमने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को, असूल को मनवाया। मैंने खुद जो है सबसे पहले माल के रोड के ऊपर मेरा खून बहा था, 26 टांके लगे हैं, आज भी उनका नजर आता है, उनका जो है आसार नजर आते हैं। फिर हमारे वकला तहरीक चली जो 2007 में, उसमें हमारे बहुत सारे लोग वकला जो हैं वो जेलें काटी, फिर कौम ने साथ दिया और वो शख्स जो मुक्के दिखाता था देखिए मेरी ताकत, हमने उसको खुशो खसाक की तरह बहा के फेंका और फिर अल्टीमेटली ये 18वीं तरमीम में के जरिए 2010 में आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में ये मुंजबित कर दिया कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये तय हो गया कि सीनियर मोस्ट, ताकि ये खत्म हो गई कि सजाद अली शाह सुपरसीड कर रहा है साद सऊद जान को और उससे पहले भी एक सुपरसीड किया, तो उससे एक जो है अदालत कमजोर हुई और उससे एग्जीक्यूटिव को जो है वो और वो नुकसान हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। बट आपकी साबका पार्टी जो है वो कहती है कि ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा भी था। फिर आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस टाइम पे जो किया था 18वीं तरमीम का, कि धमकी दे दी थी कि अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे, 19वीं तरमीम लानी पड़ गई थी और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर 18वीं तरमीम को सिरे से ही उड़ाने की बात कर दी थी। तो अब ये जो मौक़िफ़ आता है कि जनाब वो पार्लियामान की बालादस्ती इससे जो है वो इंश्योर करवाने की कोशिश की गई है और कल को कोई चीफ जस्टिस किसी मुंतखब हुकूमत को और वज़ीर आज़म को घर नहीं भेज सकेगा। हाँ, तो काश फिर सिर्फ 19वीं तरमीम को खत्म करते ना, फिर 175(3) को आपने सीनियरिटी के प्रिंसिपल को आपने 3 सीनियर मोस्ट जजेस का रख दिया ताकि वो 3 साल तक 3 सीनियर मोस्ट जज आपकी
करते रहे। तो ये बात हमने खत्म की थी और बड़ी जिद्दोजहद के बाद, बड़ी काविश के बाद की थी। इसको क्यों कर छेड़ा गया? देखें, ये बदनीयती पर मबनी थी। असल में तो ये जो है मुझे हैरत होती है, क्योंकि मैं बीच में मौजूद था जब 2006 मई में ये मिसाक जमहूरियत हुआ था। उसकी रूह पता है क्या थी? उसकी रूह ये थी कि आइंदा से हम कभी एस्टैब्लिशमेंट, क्योंकि मोहतरम नवाज शरीफ को भी जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 साल के लिए निकाल दिया था, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी उन्होंने -1 का फॉर्मूले के तहत बाहर निकाल दिया था, सजाएं भी करवा दी थी। तो ये दोनों जब जमातें इकट्ठी हुई तो रैशनेल और रूह ये थी कि का किसी अंदाज से कोई दखल अमल जो है हम ना हुकूमत को गिराने में देंगे, ना हुकूमत बनाने में उनको कोई दखल अमल होगा। ऑपोजिशन को फुल जो है अख्तियार होगा कि वो ऑपोजिशन करे और विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। ये सहाफत की जो है आज़ादी होगी। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आजकल जिस तरह से आप अपनी जिंदगी हथेली जो पर रख कर आप जो है सहाफत के फराइज सर अंजाम दे रही हैं, और ये कि जो है बुनियादी हुकूक पर किसी किस्म का हम जो है कदगन नहीं लगने देंगे। ठीक, हो रही है अभी तो 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं कि ये तो सवाल कर लो, तालिया उनसे सवाल कर लो। ये आपको याद आ गई कि आईनी अदालत जो है अलहदा बनने की चीजें आपको याद नहीं आई हैं क्या? एक भी उनमें से उस चीज पर अमल हो रहा है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जो रूह थी उसकी तो मजरू करके आपने रख दिया, उल्टा आपने ताबे कर दिया। और खुद जो है माशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल साहब ने फरमाया कि जब JUI के पास पहले गए, आर्टिकल 8 में जो तरमीम थी कि सिविलियंस विल बी अमेनेबल फॉर ट्रायल बिफोर द मिलिट्री कोर्ट्स, और कोई अदालत उसको जो है उसको देख नहीं सकेगी उस अमल को। थैंक यू वेरी मच लतीफ़ खोसा साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले बात करना चाहेंगे यौम स्याह की, जो आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। आज से 77 बरस कबल 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर गैर कानूनी कब्जा का आगाज़ करते हुए अपनी फ़ौज उतारी। इस दिन को कश्मीर और पाकिस्तान में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है और ये दिन भारतीय फ़ौज के जबर की आगाज़ की निशानदही करता है। जम्मू कश्मीर में भारतीय दरअंदाजी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग शुरू हुई। दिसंबर 1947 में नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल से राब्ता किया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 1948 में जंगबंदी और रायशुमारी की करारदादें मंजूर की ताकि कश्मीरी अवाम अपने वोट से फैसला कर सकें। भारत ने आज तक रायशुमारी नहीं करवाई और कश्मीरियों के हक़ के खुदइरादियत को छीन लिया। कश्मीरियों पर जबर और बर्बरियत की इंतहा का सिलसिला आज भी जारी है, जिसकी एक कड़ी 5 अगस्त 2019 को हमारे सामने आई, जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करते हुए कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया, कश्मीरियों की ज़िंदगी को अज़ियतनाक बनाया। मसला कश्मीर का वाहिद काबिल कबूल हल अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरे निगरानी रायशुमारी है, जिसके लिए पाकिस्तान हर सतह पर अपनी कोशिश जारी रखेगा। We'll take a short break on this note. Come back. We'll continue with our second segment. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with Sadia Afzal. 26वीं आईनी तरमीम के बाद विफाकी हुकूमत खासी मुतमईन दिखाई दे रही है। हुकूमत का मानना है कि अदलिया अब पहले की तरह हुकूमतों को चलता नहीं कर सकेगी। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती और आईनी बेंचेस के क़याम के जरिए जुडिशल एक्टिविज्म की गुंजाइश नहीं रहेगी। ना ही मरकजी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का चैलेंज बन सकेगी। तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि आज एक नया सूरज निकलेगा, जिससे पूरे मुल्क में रोशनी होगी। महलाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था, वज़ीर आज़म की छुट्टी करवा दी जाती थी और आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। BBC को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश एक अलहदा आईनी अदालत का क़याम था। इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश पर पीपल्स पार्टी ने अलहदा आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक किया। हमें अथॉरिटेरियन जजेस दिए गए और हम वो मुल्क बने जहां जजेस समझते हैं कि हमारा आइन कागज़ का टुकड़ा है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम समझेंगे कि क्या 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, नए चीफ जस्टिस की तैनाती और आईनी बेंचेस का क़याम
हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बन सकता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें मुस्तक़बिल करीब में मिलेगा। पाकिस्तान की तारीख़ इस सिलसिले में क्या कहती है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो फरमाइएगा कि जो हुकूमत को अब यकीन है कि 26वीं आईनी तरमीम एक उनका तारीख़ी कारनामा है, पार्लिमान की बालादस्ती उनको लगता है कि इस चीज़ से उन्होंने इंश्योर करवा ली है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये पैगाम तमाम हलकों को दे दिया है और अब जो मुंतखब हुकूमतें हैं वो घर भेजी नहीं जाएंगी। तो ये जो यकीन है, ये खुशफहमी है, गलतफहमी है या वाकई ऐसे ही हकीकत है जैसे उन्हें लग रहा है? शुक्रिया सादिया। हमारी बदकिस्मती से आइनी और सियासी तारीख भी और अदलिया की तारीख भी बहुत गुंजलक रही है और हमारी बदकिस्मती रही है कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हम इसी तरह के बहरान का हिस्सा रहे। उसमें हमारे सिविलियंस भी ज़िम्मेदार हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है वो भी खासी हद तक ज़िम्मेदार है और फिर हमारी अदलिया भी खासी ज़िम्मेदार है। तो हमारे पाकिस्तान के जो रियासत के तीनों सतून हैं, बुनियादी तौर पे जो आज हम सूरत हाल से गुज़र रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी इन तीनों सतून पे है। और जो चौथा सतून जिसको हम मीडिया कहते हैं, शुरू में तो इसकी वो ताकत नहीं थी, लेकिन जब बाद में ये एक ताकत के तौर पे मीडिया नज़र आने लगा तो मीडिया भी तकसीम हो गया और क्योंकि मीडिया भी ये समझने लगा कि शायद वो भी कोई एक प्लेयर है कि जो हुकूमतें बना सकता है, हुकूमतें गिरा सकता है। लेकिन आगे चल के हमें पता चला कि वो सिर्फ इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारी मुख्तसर सी तारीख़ है। देखिए, जो क्राइसिस अदलिया का है और जिस मैं कहूँगा गलत फहमी में हुकूमतें रही हैं या वज़राए आज़म रहे हैं जिस गलत फहमी में मुब्तला, उसका अंदाज़ा आप दोनों चीज़ों से लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ सिविलियन वज़राए आज़म रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जनरल ज़िया को 7 जनरलों पर तरजीह देकर लेकर आए। फिर उन्हीं जनरल ज़िया ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को घर भेज दिया। नवाज़ शरीफ साहब जनरल मुशर्रफ को लेकर आए और जनरल मुशर्रफ ने उनको घर भेज दिया। इसी तरह हमारे जो पहले ज़ाहिर है जो चीफ जस्टिस बनाए जाते थे वो सदर मुमलिकत का एक वो होता था, लेकिन हमारी अदलिया और जो इस्टेब्लिशमेंट है बदकिस्मती से उनका माजी में हमने एक गठजोड़ देखा है। पहले एक ट्रॉयका होती थी, सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ। वो अब भी ट्रॉयका किसी हद तक होती है, लेकिन उस वक्त सदर के पास एक पावर होती थी 58(2)B और वो 58(2)B सदर इस्तेमाल करते थे। कोई 3 हुकूमतें मोहम्मद खान जुनेजो की, फिर एक हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो की, फिर एक हुकूमत नवाज शरीफ की गिराई गई इसी 58(2)B, जिसको अब शहबाज शरीफ भी, बिलावल भुट्टो भी, नवाज शरीफ भी एक काला कानून कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पहली मरतबा जुनेजो साहब की हुकूमत गिराई गई तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने उसके ख़िलाफ़ जुनेजो का साथ नहीं दिया। फिर जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई तो नवाज शरीफ ने उसको वेलकम किया। फिर जब नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई तो बेनज़ीर भुट्टो ने उसको वेलकम किया। उसके बाद जब दोनों 2002 में के इलेक्शन में दोनों को रास्ते से हटा दिया गया, नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो गई थी, फिर वो एक डील के ज़रिए मुल्क से बाहर चले गए और बेनज़ीर भुट्टो जो है जिला वतन थी, उनके कागजात नामजदगी भी 2002 के इलेक्शन में मुस्तरद कर दिए गए। उसके बाद इन दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, जो नतीजा था मीसाक़ जमहूरियत का, जिसके नतीजे में मीसाक़ जमहूरियत बना। बिल्कुल ठीक। तो ये जो गलत फहमी रहती है, तो आज अगर ये समझ रहे हैं कि ये आइनी बेंच बनने से या आइनी अदालत बनने से शायद वो महफूज हो गए हैं, ऐसा नहीं है अपरेंटली तो ये लगता है। और इसलिए लगता है, अपरेंटली इसलिए लगता है क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट तकरीबन एक पेज पर नजर आती हैं। ठीक है। और अदलिया और अपोजिशन के बारे में ये तासुर है कि अदलिया और अपोजिशन शायद एक पेज पर हैं। अदलिया में तब्दीली आती रहती है, तो
एक अपरेंटली जो इस वक्त हुकूमत को ये फील हो रहा था कि शायद अगर ये हम जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए और हमने ये तरमीम नहीं लेकर आए तो हमको घर भेज दिया जाएगा और हमें हमारे और इलेक्शन का ऑडिट हो जाएगा, जो ख्वाजा आसिफ ने अपने इंटरव्यूज में कहा भी है। तो वो जो फियर फैक्टर था उससे उनको ये लग रहा है कि वो फियर फैक्टर तो खत्म हो गया। लेकिन क्या कल आने वाले वक्त में ये आईनी बेंचेस किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगी, या अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई घर भेज देता है, कोई जमानत नहीं है, ठीक, जमानत यानी तो मुझे नहीं लगता, मेरा ख्याल है गलत फहमी है जिसे दूर कर लेना चाहिए। तो अगर कहीं कोई कमी बेशी रह गई है यहाँ पे या इन अदर वेज जो आपको हुकूमत बताती है कि कुछ मजीद रिफॉर्म जो हैं हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, अब एक और तरमीम की बात हो रही है ना, अब तो हुकूमत ने कि बहुत सारे लोगों ने अनाउंस कर दिया कि अब एक 27वीं तरमीम भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं या जो अभी कल ही चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है उसमें ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह भी, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को भी वापस शामिल कर लिया, जिनको साबिक चीफ जस्टिस ने नहीं रखा था कमेटी में, एक तरीके से उनको ऑलिव ब्रांच जो है वो ऑफ़र की गई। क्या उसके बाद ये हुकूमत ने फैसला किया कि नहीं अब एक 27वीं तरमीम भी आनी चाहिए, मज़ीद कुछ लूप होल्स रह गए हैं और उनको अब ख़त्म करना है? देखिए सादिया, आइन की पेबंदकारी को अगर बंद कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हुकूमतों का काम ये होता है कि हुकूमतें और ख़ास तौर पे जो अपने आप को जमहूरी हुकूमतें कहती हैं वो अवाम की ताकत पर खड़ी होती हैं। अवाम की ताकत से मुराद ये कि आप अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम करें, आप इस तरह की मिसालें कायम करें कि लोग आपके साथ आके खड़े हो जाएं। अगर आपकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए तो लोग जो है वो बाहर निकल आए और आपके साथ आके खड़े हों और फिर इस तरह की रेजिस्टेंस शो करें। वो हमने पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमने उस तरह की हुकूमतें देखी नहीं। लेकिन अगर आप 27वीं तरमीम ला के और अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए चीज़ें बांधेंगे, असल टेस्ट जो है इस वक्त जस्टिस याहिया आफरीदी का है। ठीक है, वो इसलिए कि वो जब चीफ जस्टिस बने और वो इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि जिस तरह की एक तासुर आ रहा था कि उनके खिलाफ भी एक रेजिस्टेंस होगी अगर मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया गया, तो उस तरह का रिवॉर्ड हमें नज़र नहीं आया। उस तरह का विद इन जुडिशरी भी हमें नज़र नहीं आया, विद इन लॉयर्स भी नज़र नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों को उनके बनने से पहले ज़रूर ये था कि मंसूर अली शाह को होना चाहिए था, और मैं भी ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि मंसूर अली शाह के साथ उस लिहाज से ज़्यादती हुई कि ही वॉज द सीनियर मोस्ट और मेरिट के लिहाज से भी। लेकिन याहिया आफरीदी का ट्रैक रिकॉर्ड भी उनसे कम नहीं है। ठीक, अब ये 26वीं आईनी तरमीम को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गो के उस पर भी बड़ी डिविजन्स हैं विद इन पीटीआई कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आधे लोग कहते हैं जस्टिस याहिया आफरीदी के खिलाफ हमने बयानात दे के गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था। आधे लोग कहते हैं नहीं, मेरिट पे नहीं हुआ। बट एक तरीके से ये आवाज़ ज़रूर आ रही है कि हम इस तरमीम को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो वो आपको लगता है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है उसी तरमीम के नतीजे में याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बने? देखिए, अब याहिया आफरीदी साहब पे जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोर्ट पे चेंजेस किए हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर को भी और जस्टिस मंसूर अली शाह को भी उसका हिस्सा बनाया है। तो वो एक मैसेज उन लोगों को देना चाह रहे हैं जो दबे अल्फाज में या उन पे तनकीद कर रहे हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आए हैं और इनकी जगह। तो उन्होंने ये मैसेज दे के अब देखना ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का कंडक्ट क्या होता है उसके अंदर। और मेरा ख्याल है कि जब जुडिशल बेंचेस ये कमीशन बनाएगा, जुडिशल कमीशन बनाएगा जुडिशल बेंचेस, उसमें हमें देखना है कि उसमें कौन से जजेस जाते हैं, उनके अंदर कौन से मुकदमात होते हैं। जो अभी हमें ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी वो कोर्ट नंबर 1 में नहीं नज़र आएगी, ठीक, वो हमें नज़र आएगी जुडिशल बेंचेस में। और जो अगर जुडिशल बेंचेस किस लिहाज से चीज़ों को आगे बढ़ाती हैं, कौन से जजेस, क्योंकि सिर्फ मरकज़ में ही जुडिशल बेंच नहीं बनेगा, सूबों में भी जुडिशल बेंचेस बनेंगी। तो एक अभी बहुत सी चीज़ें कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं, और जब ये बेंचेस तश्कील पाएंगी तो उसमें कौन कौन से केसेस जाते हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मेरी गुफ्तगू हो रही थी, मुनीर मलिक जो साबिक़ सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के भी, और 2007 की तहरीक में वो मरकज़ी किरदार थे 2000 तहरीक का, उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो कहते थे कि इतने मुकदमात जुडिशल बेंचेस में जाएंगे, क्योंकि हर किसी मुकदमे में, इवन कत्ल के मुकदमे में भी ये सवाल कोई ना कहीं उठ सकता है आईनी उसका, तो क्या वो भी चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो कि सारा बर्डन ही जुडिशल बेंचेस पर चला जाए। ठीक है, तो अभी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें मजीद क्लैरिटी दरकार है। राइट, बहुत बड़ा टेस्ट होगा, बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये अदलिया के लिए, और ख़ुद आपके चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के लिए। मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। 5 नवंबर को होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। सदारती इंतखाबात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब दुनिया भर में अमरीका कई जंगी महाज गर्म कर चुका है। व्हाइट हाउस में तब्दीली की सूरत में मशरिक़ वस्ता में इजराइल जारहियत, यूरोप में रूस यूक्रेन जंग और साउथ चाइना सी में चीन और ताइवान के माबैन जंगी महाज बराह रास्त मुतासिर होंगे। अमरीकी इंतखाबात के नताइज को किसी भी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अहम सरबराहान मुमलिकत, चाहे अमरीका के हामी हों या मुखालिफ या दुनिया भर के स्कॉलर्स, सब के सब अमरीका में होने वाली तब्दीलियों पर नजरें टिकाए बैठे हैं, क्योंकि सबको इल्म है कि अमरीका में होने वाली तब्दीलियों से दुनिया में सोचने समझने का तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। व्हाइट हाउस में तब्दीली अमरीका की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीली का पेश खैमा है। डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस, कौन होगा इंतखाबी दौड़ में फतहयाब? ये वो सवाल है जिसके जवाब का सबको इंतजार है। व्हाइट हाउस में तब्दीली उसी सूरत मुमकिन हो सकेगी जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में फतहयाब होंगे। कैमला हैरिस की फतह जो बाइडन की पॉलिसियों का तसलसल होगा। डोनाल्ड ट्रंप की बयान की गई पॉलिसियां मौजूदा सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस की पॉलिसियों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं। 5 नवंबर को होने वाला सदारती इंतखाब दुनिया भर में अमरीका के किरदार पर एक रेफरेंडम होगा। सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां कैसे एक रेफरेंडम साबित हो सकती हैं। यूक्रेन पॉलिसी का तस्करा किया जाए तो ट्रंप यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ जंग शुरू करने का जिम्मेदार ठहराते हैं। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ अमन मुआहदा करने में नाकाम है। उनका कहना है कि यूक्रेन को रूस के साथ अमन मुआहदा करने के लिए अपनी कुछ ज़मीन रूस के हवाले करनी पड़ सकती है, जबकि यूक्रेन इसे नाकाबिले कबूल समझता है। 5 नवंबर के इंतखाबात जीतने के बाद ट्रंप यूक्रेन की इमदाद को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। मुतअद्दिद बार अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये भी कह चुके हैं कि ओहदे का हलफ लेने से पहले ही जंग को ख़त्म करवा दूंगा। रूस पर अमरीकी मौशी पाबंदियों पर भी ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है। उनका कहना है कि हुकूमत में आने के बाद रूस पर तमाम पाबंदियां उठा लेंगे। ट्रंप का मानना है कि पाबंदियां उठाने से अमरीकी डॉलर को मजबूत रहने में मदद मिलेगी, क्योंकि पाबंदियों की बदौलत चीन, ईरान और रूस मौशी तरक्की हासिल कर लेंगे। इजराइल पॉलिसी को देखा जाए तो ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि वो गज़ा में इजरायली कार्रवाइयों का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप की पॉलिसियां इजरायली हुकूमत के लिए तशवीश का बायस बन रही हैं, क्योंकि ट्रंप अमरीका में अरब वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए गज़ा में जल्द जंग के खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। इजरायली हुकाम का कहना है कि अगर ट्रंप 5 नवंबर के इंतखाबात जीत गए तो दोनों हुकूमतों के माबैन तनाव में इजाफा हो सकता है। चीन ताइवान पॉलिसी पर ट्रंप के मौक़िफ़ की बात की जाए तो ट्रंप का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान में दरअंदाजी की कोशिश की तो चीन पर 150 से 200% तक ट्रेड ड्यूटी लगाएंगे। ट्रंप नए जंगी महाज खोलने से इज्तनाब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की पॉलिसी का तस्करा किया जाए तो बहैसियत नायब सदर वो जो बाइडन की तमाम अमरीकी पॉलिसियों की जामिन हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान यूक्रेन, इजराइल और साउथ चाइना सी पॉलिसियों का दिफा करती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस की मौशी, सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसियां एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। 5 नवंबर को सदारती इंतखाबात में ट्रंप की जीत पॉलिसियों में तब्दीली का मौजिद बन सकती है, जबकि कैमला हैरिस की जीत बाइडन की पॉलिसियों का तसलसल होगा।
अमरीकी डीप स्टेट और अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट व्हाइट हाउस में पॉलिसियों का तसलसल चाहती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।